आज भी दुनिया भर में रहने वाले लाखों एनआरआई जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज आती है, भारत में प्रॉपर्टी खरीदना। कई लोगों को लगता है कि अपने देश में घर या फ्लैट लेना सेफ इन्वेस्टमेंट भी है और फ्यूचर में वापस आने का ऑप्शन भी है। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अब एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि कई केसेस में एनआरआई के लिए भारत में प्रॉपर्टी खरीदना फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। इस वीडियो में आज हम समझेंगे एनआरआई के लिए भारत में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रिस्की क्यों हो सकता है, रेंटल रिटर्न और लिक्विडिटी से जुड़े प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या हैं, कानून और रूल्स क्या कहते हैं, और अगर कोई एनआरआई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसे किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। असल में बहुत से एनआरआईज इमोशनल रीजन से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि भारत में एक घर होना सिक्योरिटी देता है, रिटायरमेंट के समय काम आएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि कई एनआरआई की लाइफ पूरी तरह विदेश में सेट हो चुकी होती है। उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, करियर वहीं बनता है और कई बार उनका परमानेंट फ्यूचर भी उसी देश में बन जाता है। ऐसे में भारत में खरीदी गई प्रॉपर्टी कई बार सिर्फ एक आइडल एसेट बनकर रह जाती है, जिसका प्रैक्टिकल यूज बहुत कम होता है। दूसरी बड़ी समस्या होती है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। जब कोई एनआरआई हजारों किलोमीटर दूर रहता है, प्रॉपर्टी को मेंटेन करना आसान नहीं होता। टेनेंट ढूंढना, रेंट कलेक्ट करना, मेंटेनेंस करवाना या फिर लीगल पेपर वर्क मैनेज करना सब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग रिलेटिव्स या एजेंट्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हर केस में ये व्यवस्था स्मूथ नहीं रहती। तीसरी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लो मेंटल यील्ड। दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटिवली स्टेबल रेंटल इनकम मिलती है, लेकिन भारत में कई सिटीज में रेंटल यील्ड काफी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी मंथली इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती। इसीलिए कई फाइनेंशियल प्लानर्स कहते हैं कि अगर कोई एनआरआई प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसे रिटर्न्स का कैलकुलेशन जरूर करना चाहिए। एक और बड़ा फैक्टर है लिक्विडिटी। प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है जिसे तुरंत कैश में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है। अगर किसी एनआरआई को अचानक फंड्स की जरूरत पड़ जाए तो प्रॉपर्टी बेचने में कई बार महीनों या साल भी लग सकते हैं। इसके अलावा लीगल प्रोसेस, बायर सर्च और डॉक्यूमेंटेशन भी काफी समय ले लेता है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एनआरआईज को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय लिक्विडिटी फैक्टर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि भारत के कानून एनआरआई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, भारत में एफईएमए और आरबीआई रूल्स के तहत एनआरआई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल लैंड, प्लांटेशन लैंड और फार्म हाउस खरीदने की अनुमति एनआरआईज को नहीं होती। प्रॉपर्टी खरीदते समय पेमेंट भी स्पेसिफिक बैंकिंग चैनल से ही करना होता है। आमतौर पर ये ट्रांजैक्शन एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट्स के जरिए किया जाता है ताकि फंड सोर्स और टैक्स कंप्लायंस क्लियर रहे। अगर एनआरआई खुद भारत आकर ट्रांजैक्शन मैनेज नहीं कर सकता तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि जनरल पावर देने के बजाय स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी देना ज्यादा सुरक्षित होता है ताकि मिसयूज का रिस्क कम हो। टैक्सेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। प्रॉपर्टी खरीद से समय स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होते हैं। अगर बाद में प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लागू हो सकता है। इसलिए टैक्स प्लानिंग को समझे बिना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना कई बार फाइनेंशियल प्रेशर भी बन सकता है। इसके अलावा एनआरआईज के साथ प्रॉपर्टी फ्रॉड के केसेस भी सामने आए हैं, खासकर उन लोगों के साथ जो लंबे समय तक भारत नहीं आ पाते। कई मामलों में फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स या पावर ऑफ अटॉर्नी मिसयूज करके प्रॉपर्टीज बेचे जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसीलिए लीगल ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अगर कोई एनआरआई भारत में प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहा है तो उसे तीन बातों का खास ध्यान रखना है। पहला, इन्वेस्टमेंट इमोशनल डिसीजन की बजाय फाइनेंशियल प्लानिंग के आधार पर हो। दूसरा, प्रॉपर्टी टाइटल, लीगल स्टेटस और बिल्डर क्रेडिबिलिटी की पूरी जांच हो। और तीसरा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्लियर हो और प्रॉपर्टी रेंटल इनकम के लिए है, फ्यूचर रेजिडेंस के लिए है या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पर है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप एनआरआई हैं तो भारत में प्रॉपर्टी खरीदना कितना सही है इस टाइम पर और कितना रिस्क भरा भी हो सकता है। क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो एज एनआरआई आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।